अस्सलाम वालेकुम। आज से 6 रोज़ कबल 14 अगस्त को जब हम पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बाजे बजाकर, मोटरसाइकिल्स के सैलेंसर निकाल कर, अपनी गाड़ियों को परचमों से सजाकर, ट्रैफिक ब्लॉक करके, जैम ट्रैफिक करके, शोर शराबे के साथ, हंगामे के साथ, जिंदा दिली की मिसाल पेश करते हुए जब हम पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मना रहे थे, और जब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी महफिलों का इनेकाद हो रहा था, मुख्तलिफ सकाफती रक्स भी पेश किए जा रहे थे जिनको सोशल मीडिया पर बाद में तनकीद का निशाना बनाया गया। खैर, उस तमाम तर जिंदा दिली के मुजाहरे में जनूबी पंजाब तौसा शरीफ के एक इलाके तमन बुज़दार का एक नौजवान मीर खान बंगानी इस रियासत के, इस मुल्क के मसावात के निज़ाम पर, इस मुल्क के हुक्मरानों की सहूलियात फराहम करने के दावे पर और तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक तक रसाई के तमाम तर दावों पर 3 हरूफ भेजते हुए इस दुनिया से चला गया। मीर खान बंगानी ने जब अपने बच्चों को 14 अगस्त को सैलाबी रेले की नज़र होते हुए देखा तो उसकी शफकत पिदरी ने जोश मारा और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सैलाबी रेलों से, उन लहरों से लड़ने को तैयार हो गया। बेशक वो बाप था, लेकिन था वो एक इंसान। किस हद तक कुदरती आफत से लड़ता। बिलाखिर सैलाबी रेलों का सामना करते हुए थक हार कर वो अपनी जान की बाजी हार गया। और ऐन उसी वक्त जब हम सब पाकिस्तानियों के बच्चे हाथ में परचम थामे, झंडियां थामे, बैजेस लगाए, सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मीर खान बंगानी शायद सैलाबी रेलों से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। 6 रोज़ बाद अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मीर खान बंगानी के अहले खाना का, उसके लवाहिकीन का 6 रोज़ा तवील इंतज़ार इख्तिताम पजीर हो चुका है। तमाम तर उसके बचाव की मुहिम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। तुमन बुज़दार में डूबने वाले मीर खान बंगानी की लाश दायरा दीन के मकाम से बरामद हुई है और ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर, या कुछ लोग इसको 100 से ज़ायद किलोमीटर का फासला भी कह रहे हैं, जो उसकी लाश ने शायद तय किया। लेकिन सवाल ये है कि दरमियान में किस मकाम पर वो हिम्मत हार गया होगा। जब पानी उतरा और कोहे सुलेमान के करीब दायरा दीन के इलाके में हर तरफ तबाही के मनाजिर थे, तो सैलाब में धंसी, रेत में धंसी एक लाश बरामद हुई जो मीर खान बंगानी की थी। और कमाल हैरत की बात यह है कि सर से लेकर पांव तक उसकी लाश रेत में धंसी हुई थी। गोया वो नहीं चाहता था कि रियासत जो कि माँ जैसी है, वो अपनी शफकत का बांझ हाथ उसके सर पे रखे। उसके खाली हाथ रेत से बाहर थे। शायद वो ये बताना चाह रहा होगा कि ये वो सहूलियात हैं जो रियासत ने उसे फराहम की थी, या ये वो बुनियादी हुकूक हैं जो रियासत ने उसे फराहम किए थे। और मीर खान बंगानी जैसे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सैलाबी रेलों की नज़र हो गए, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी न जाने कितने दिन गुजरने के बाद अपने प्यारों की वापसी की एक मुहिम सी उम्मीद लिए बैठे हैं। और जब वो देखते हैं कि नेशनल टेलीविज़न पर आकर उनकी जो क़यादत है, जो उनके मुल्क के करता धरता हैं, जब वो अपने सियासी हरीफों को सियासी मैदान में पिछाड़ने में मसरूफ़ हैं, तो वो ये सोचते होंगे कि हमारी इतनी सी औकात है हमारी नेशनल लीडरशिप की नज़र में। सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, बलूचिस्तान में भी काम हो रहा है, सिंध में भी कहीं ना कहीं सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। तहम अभी भी सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद ऐसी है जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, जो आज भी ये शिकवा करते हैं कि नजर करम अभी भी उनके हुक्मरानों की उन तक नहीं हुई। और सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाने वाले, जमहूरियत का, सिविल इदारों का, सिविल लीडरशिप की इज्जत और तकरीम का नारा लगाने वालों के लिए यह तशवीशनाक मरहला है। हमसे भी कई लोग राब्ता कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ फरियाद कर रहे हैं कि सिविल इंतजामिया के बस की बात नहीं है, फौज को बुलाया जाए हमारी मदद के लिए। और पाक फौज अभी भी बहुत सारे सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के काम सर अंजाम दे रही है। ज़िला इंतजामिया उनके साथ है, सिविल इदारे उनके साथ हैं, सूबाई हुकूमतें उनके साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस नेशनल क्लेमिटी पर, इस कुदरती आफत पर, जिसने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, सिंध, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है, इस कुदरती आफत जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, इस पर नेशनल कंसेंसस किधर है? कौमी लीडरशिप का कंसेंसस किधर है? क्या वज़ीर आज़म की तरजीह अपने सियासी हरीफों पर मुकदमे बनाने में है? क्या वफाकी वज़ीर दाखिला की तमाम तरजीह अपने सियासी हरीफों पर मुकदमात कायम करने में, धमकाने में है कि आओ इस्लामाबाद तुम लोगों को देख लेंगे? क्या सूबाई वज़ीर दाखिला की तरजीह वफाकी वज़रा और वफाकी हुक्मरानों के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाने पर है? क्या वज़ीर इत्तलात की तमाम तरजीहात और तमाम तर जो एनर्जीज़ हैं वो इन बात पर हैं कि स्लाइड्स बनाई जाएं और बताया जाए कि ये अकाउंट्स हैं जो कि रियासती इदारों के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं?
یا یہ شہباز گل کی اصل ویڈیو ہے، یہ ان کی نقل ویڈیو ہے، یا پھر عمران خان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے اور کتنی ویڈیو انہوں نے دکھائی؟ اور عمران خان جو خود کو قومی لیڈر کہتے ہیں، اپنی جماعت کو ملک کی سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں اور وفاق کی واحد جماعت کہتے ہیں، وہ اپنی تقریروں میں نواز شریف کی ویڈیوز چلاتے ہیں، مریم نواز کی ویڈیوز چلاتے ہیں، خواجہ آصف کے بیان چلاتے ہیں، شہباز شریف کے پی ڈی ایم قیادت کے بیان چلاتے ہیں۔ کسی ایک سیلاب متاثرہ شخص کا بیان چلایا انہوں نے؟ سیلاب متاثرہ علاقوں کی تصاویر دکھائی انہوں نے۔ کراچی میں اپنا جلسہ ملتوی کر دیا کیونکہ وہاں پر سیلاب ہے، جلسہ نہیں کر سکتے وہ۔ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کس نے کیا؟ کون سی آپ کی نیشنل لیڈرشپ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی نظر آئی؟ کون سے آپ کے کابینہ کے اجلاس سیلابی پانی میں کچے مکانات اور بہتی بستیوں میں ہوئے ہیں؟ میر خان بنگانی اور اس جیسے بے تحاشا پاکستانیوں کی سیلابی ریلوں میں بہتی لاشیں اپنی قیادت سے یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر آج ان کی لاشوں کو دیکھ کر بھی ان میں نیشنل کنسنسس بیدار نہیں ہوتا اور آئندہ آنے والی، ٹھیک ہے قدرتی آفات سے نمٹنا، قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا لیکن ان سے نمٹنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہتا پانی جو آج انسانوں کو لاشیں بنا کر بہہ رہا ہے، انہیں پانی کا کفن دے رہا ہے، اس کو سٹور کرنے کے لیے چھوٹے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں، بڑے ڈیمز کو بنانے کے لیے نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے، اس تمام تر پانی کو ایک راہ فراہم کی جا سکتی ہے۔ دریائے کٹاؤ اور جو قدرتی راستے دریا تبدیل کرتے ہیں، اس کے بعد کچی ریت پر ولنریبل علاقوں میں مکانات بنانے سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے، انہیں آلٹرنیٹ جگہیں فراہم کی جا سکتی ہیں، بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس بات پہ رویا جائے کہ قدرتی آفت ہے، ریکارڈ بارشیں ہیں، 2011 کے بعد اب ریکارڈ بارشیں ہو رہی ہیں، اوہو ہم نے تو ضلع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے، تو قدرتی آفت کے سامنے تو انسان بے بس ہے، لیکن کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کرنے میں انسان مکمل با اختیار ہے۔ اگر آپ حکومت گرانے میں با اختیار ہیں کسی بھی حکومت کو، اگر آپ اپنے اوپر بنائے گئے مقدمات کو ختم کرانے میں با اختیار ہیں، اگر آپ ان کے لیے تیز ترین قانون سازی کرانے میں با اختیار ہیں، اگر آپ اپنے بڑے بھائی کو لندن سے بلانے کے لیے پہلے تو لندن بھیجنے پر با اختیار ہیں حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی، اور اب حکومت میں ہوتے ہوئے انہیں واپس بلانے کے لیے با اختیار ہیں، تو پھر آپ پیشگی اقدامات کرنے کے لیے بھی با اختیار ہونا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ سربراہ مملکت ہیں۔ اگر آپ اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور آپ تمام تر کارروائیوں کے باوجود اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانے میں با اختیار ہیں، تو پھر آپ سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی با اختیار ہوں گے، اور آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قومی سانحہ ہے، اور اگر یہ سانحہ بھی ہمیں ایک پیج پر اکٹھا نہ کر سکے، قوم اکٹھی ہے، پھر بھی لیڈرشپ کو اکٹھا نہ کر سکے، تو پھر نہ جانے کون سا بڑا سانحہ کر پائے گا۔